हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो जैसा आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूं कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अपन कंप्लीट रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको। तो बच्चों, आज का लेक्चर यही है। इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज कराने वाला हूँ और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, साथ में कौन सा टॉपिक आपके नंबर कटवा सकता है, कितने मार्क्स हमको उसको लिखना होगा, किस तरीके से इस चैप्टर को तैयार करना होगा, वो बिल्कुल आज के इसी लेक्चर में। यानी कि इस लेक्चर के बाद में आपको टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं तो कहता हूं कि एग्जाम से पहले अगर कोई आपको चैप्टर को रिवाइज करना ना, तो इसी लेक्चर को देख के जाना आपको। ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, अपने पास में कॉपी पेन लेकर बैठना है, खाली नहीं बैठना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे जो आप लोगों को नहीं पता होंगे, उनको आपको नोट करना है। ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और वीडियो में कुछ भी हो जाए, आप लोगों को एंड तक बने रहना है। चाहे आपको स्टार्टिंग में कुछ आता हो, चाहे आपको पहले से पता हो, फिर भी रहना बच्चों, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको नहीं पता होगी और वही आपके क्या कर रहे होंगे, एग्जाम में नंबर कटवा रहे होंगे। तो हमको क्या करना है, किसी भी तरीके से वीडियो के एंड तक बने रहना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को देखो आप लोग किस तरीके से हमको तैयार करना है। सबसे पहले बच्चों, इस चैप्टर में जो भी डिफाइन है, उन डिफाइन को आप लोग अच्छे से याद करोगे। तो देखो, इस चैप्टर में डिफाइन क्या क्या बनती है। डिफाइन सबसे पहले डिफाइन बनती है बच्चों 1 एम्पियर। तो आपने मतलब 1 से रिलेटेड जितनी भी डिफाइन बच्चों सारी याद रखनी है। जैसे कि 1 एम्पियर हो सकता है, 1 वोल्ट हो सकता है, 1 ओम हो सकता है, 1 ओम के साथ बच्चों हो सकता है हमारे पास में 1 वाट हो सकता है। तो अब देखो, इन सब की डिफाइन आपको याद रखनी है। अब देखो, आप लोग डिफाइन बना भी सकते हो। देखो, एम्पियर के जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज की यूनिट होती है, देखो चार्ज में लिख देता हूं, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो एम्पियर का है। अब देखो, आप खुद सोचो कि हम इन दोनों की क्या वैल्यू पुट करें जिससे 1 आ जाए वैल्यू। तो बहुत सिंपल है। अगर आप चार्ज की वैल्यू 1 गुलाम हो और टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड हो, तो ऐसे में बच्चों जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, 1 एम्पियर आएगा। तो अब आपकी डिफाइन क्या बन जाएगी यहाँ पे, कि अगर किसी कंडक्टर वायर से, देखो यहाँ पर इसकी डिफाइन आप खुद से ही बना सकते हो कि भाई अगर किसी कंडक्टर डिवाइस मतलब किसी कंडक्टर से अगर 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो समझ आना है कि वो क्या है, वहां पे क्या है, करंट कितना, 1 एम्पियर। यानी कि इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो आप ऐसे डिफाइन बना सकते हो। सेकंड बच्चों 1 वोल्ट, तो देखो वोल्ट होता है ये W अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला होता है। W यानी कि 1 जूल और चार्ज यानी कि 1 कूलम। अब ये क्या है, अब इसको आप सोल्व करोगे क्या आएगा, 1 वाट आएगा। तो यानी इसकी डिफाइन आप लोग बना सकते हो कि अगर किसी किन्हीं भी टू टर्मिनल के बीच, किसी कंडक्टर के टू टर्मिनल के बीच अगर किसी 1 कूलम चार्ज को 1 टर्मिनल से सेकंड टर्मिनल तक ले जाने में अगर आपको 1 जूल अगर आपको वर्क करना पड़ता है, तो समझ जाना कि वहां पर दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। यानी कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन to bring 1 coulomb of charge from terminal A to terminal B, then the potential difference across the terminal A and B will be 1 volt। देखो आप ऐसे डिफाइन बना सकते हो। थर्ड बच्चों देखो 1 ओम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों V अपॉन I, यानी कि 1 वोल्ट और अपॉन में 1 एम्पियर। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 1 ओम आएगा। इसका भी आप बना सकते हो कि अगर हमारे पास में कोई भी कंडक्टर या फिर कोई भी रजिस्टर है, अगर इस रजिस्टर में से अगर 1 पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट हो और अगर करंट बच्चों 1 एम्पियर करंट पास हो रहा हो, तो इस केस में बच्चों इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। यानी कैसे होता है, if 1 ampere is pass if 1 ampere of current is passing through a wire which have 1 volt potential difference, then we can say the resistance of the wire is 1 ohm। आप अपने ऑन लैंग्वेज में बना सकते हो, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आप डिफाइन बना सकते हो। 1 वाट क्या होगा बच्चों, देखिए 1 वाट होगा कि वाट कहता है कि जूल अपॉन टाइम, सॉरी मतलब कि वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। यानी अगर 1 जूल अगर आप वर्क करते हो 1 सेकेंड में, तो उस केस में बच्चों पावर कितनी होगी, 1 वाट होगी। ये भी आप बना सकते हैं। यानी कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, तो उस केस में उस डिवाइस की जो पावर होगी बच्चों कितनी होगी, 1 वाट होगी। ओके। तो देखो ये है हमारे पास में डिफाइन है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो पहला टॉपिक हमारा डिफाइन का बना। अब देखो सेकंड टॉपिक हमारा क्या बनता है, ये बनता है बच्चों स्टेटमेंट का। ठीक है, किसका बनता है, स्टेटमेंट। तो इस चैप्टर से आपको स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। अब जो स्टेटमेंट किसकी पूछता है,
लॉज की पूछता है। तो इस चैप्टर में दो ही लॉज आते हैं हमारे, एक तो आता है ओम्स लॉ आता है और एक आता है बच्चों हमारे पास में जूल्स लॉ आता है। तो देखो ओम्स लॉ तो आप लोग जानते हो, बहुत इजी है, आप लोग याद रखना है कि जो करंट होता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, है ना। अगर कोई कंडक्टर वायर है तो इस कंडक्टर वायर में जो फ्लो होने वाला जो करंट होगा, आई करंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो इसको आप फिर सोल्व भी करके इसका फॉर्मूला बना दोगे, V इक्वल टू आई आर बना दोगे। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो यहीं पे देखो एक और स्टेटमेंट बनता है हमारा, देखो इसी टॉपिक से वो जो स्टेटमेंट बनता है बच्चों, वो बनता है हमारे पास में जूल्स लॉ का। देखो जूल्स लॉ का क्या कहता है, जूल्स लॉ, देखो जूल्स लॉ को अपन एक और नाम से आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, चाहे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोले या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल बोले, दोनों का मतलब बच्चों सेम है। तो जूल्स लॉ क्या कहता है कि heat produced in a conductor is directly proportional to the square of electric current, resistance and time। ये आप लोगों को ध्यान, किसी वायर में प्रोड्यूस होने वाली जो हीट होती है ना, वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के और टाइम के, इनके सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये सिंपल सा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में एक बात और याद रखना आप लोगों, जो इस पर वर्क करने वाले अप्लायंसेस के नाम जरूर याद रखना, मिनिमम 2 जो हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करते हैं। तो आप लोग एक तो आंसर इसका कह सकते हो, देखो फ्यूज वायर आप लोग आंसर कर देना, फ्यूज वायर कह सकते हो। और इसके अलावा आप लोग बता सकते हो हीटर बता सकते हो, हीटर के अलावा आप लोग इलेक्ट्रिक बल्ब बता सकते हो। वो सभी के सभी बच्चों किस पे वर्क करते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे वर्क करते हैं। तो ये हो गया बच्चों स्टेटमेंट। तो इस टॉपिक में हमको 2 स्टेटमेंट हमको ध्यान रखने हैं, ठीक है। 2 लॉ है तो 2 स्टेटमेंट हमको याद रखने हैं, तो याद रखोगे। चलिए ठीक। अब देखो इस चैप्टर के अंदर थर्ड जो टॉपिक जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, इस मतलब कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो बनेंगे बच्चों आपकी यूनिट में। तो इस चैप्टर में जितनी भी यूनिट आ रही ना, हर एक यूनिट क्वांटिटी का आपको यूनिट याद रखनी है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं चार्ज के साथ में। तो देखो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं अपन Q से। तो चार्ज की जो यूनिट होती है बच्चों, ये होती है कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम। सेकंड आता है बच्चों, सेकंड यूनिट आती है करंट। करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। उसके बाद में थर्ड आती है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, इसकी यूनिट होती है बच्चों वोल्ट। और फोर्थ आती है बच्चों हमारे पास में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसको R से रिप्रेजेंट करते हो, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है बच्चों ओम। और इसके बाद में आता है बच्चों रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस के बाद आता है रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में जो आता है बच्चों हमारे पास में पावर आती है। तो पावर की आपको यूनिट याद रखनी है वाट, ठीक है, वाट। और अगर ये अगर कमर्शियल यूनिट पूछे पावर, देखो पावर की 2 यूनिट याद रखनी है। अगर पावर की कमर्शियल, एक तो ये तो फिर ऐसे यूनिट याद करो, ऐसा यूनिट लिख लेते हैं। तो पावर की होगी। अब इसके बाद में देखो एक और याद रखना आपको, एनर्जी की, हीट एनर्जी की बात करें, ऐसे यूनिट की बात करें तो हीट एनर्जी की हो जाएगी बच्चों हमारे पास में जूल, ठीक है, जूल, जिसको अपन जैसे पढ़ करते हैं। अब देखो यूनिट में देखो अपन को 2-3 यूनिट आपको और याद रखनी है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू बच्चों क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो क्वेश्चन किसका बनता है, पावर। एक तो इसी का बता देता हूं मैं, एनर्जी का बना देता हूं। तो देखो अगर आपसे अगर सिंपल से अगर आपको एनर्जी की बात करें तो अपन क्या लिख देंगे, जूल लिख देंगे। लेकिन आपको अगर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पूछे, क्या पूछे बच्चों, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पूछे, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पूछे, तो आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है क्या होती है, किलोवाट आवर होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर होती है। और वहीं बच्चों अगर अपन बात करें, अगर पावर की बात करें, किसकी बात करें, पावर की, तो पावर की जो कमर्शियल यूनिट होती है ना, पावर की जो कमर्शियल यूनिट होती है वो क्या होती है, किलो वाट होती है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, अब देखो यहीं पर देखो एक और यूनिट आपको याद रखनी है पावर की, जहां पर एक एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने खुद ने भी देखा था। तो ध्यान रखना पावर की देखो एक और यूनिट होती है पी, पावर की एक और यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर। अब देखो ये वोल्ट एम्पियर कहां से आया, ये फॉर्मूले से आया, इसको फॉर्मूले में भी आगे बताऊंगा, आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो ये पावर की और यूनिट हो गई। तो अब देखो इतनी सारी यूनिट में आपको ध्यान क्या रखना है, देखो आपसे गलती कहां हो सकती है, एक यहां पर गलती हो सकती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। और गलती बच्चों हो सकती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के साथ हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ, तो क्या होती है, किलोवाट आवर होती है। और एक और यहां पर गलती हो सकती है कि जो पावर की एक और यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर, ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, ये सारी डिफाइन आपको याद करनी है, आप खुद अपनी ओन लैंग्वेज बना सकते हो, स्टेटमेंट याद रखने हैं इन दोनों के। इसके बाद में इसकी आपको क्या करनी है, यूनिट आपको याद रखनी है, हो जाएगा यार। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इसके बाद में मैं आपको आगे कंटिन्यू करवाने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए अब देखो इसके बाद में हमको क्या करना है, हमको याद रखना बच्चों कि
क्या याद रखेंगे, मेजरिंग डिवाइस। हाँ, कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस बच्चों जो इस चैप्टर के अंदर यूज किए जाते हैं, उन सभी डिवाइस के आपको पर्पस, उनके यूज याद रखना है, किस किस प्रिंसिपल वर्क करते हैं, या फिर उनके बारे में आपको मतलब पता होना चाहिए, उनका कनेक्शन कैसा होता है, किस तरीके से अपन कनेक्ट करते हैं, तो उनके सिंबल वगैरह वो भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर जो टू इंपॉर्टेंट आते हैं वो आते हैं यहाँ पर जस्ट, तो चलिए, तो देखो अब अपन यहाँ पर बात करें बच्चों कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस की बात करें। यहाँ पर हमारे पास में आ गया बच्चों फोर्थ टॉपिक आ गया इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो देखो इलेक्ट्रिक डिवाइस यहाँ पर कौन कौन से है, तो इलेक्ट्रिक डिवाइस में जो सबसे पहला नाम आता है हमारे पास में अमीटर का नाम आता है। किसका नाम आता है, अमीटर का। तो देखो अमीटर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो याद रखना कि अमीटर क्या मेजर करता है बच्चों, अमीटर मेजर करता है करंट मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बच्चों आपको याद रखना है, अमीटर का जो सिंबल होता है वो सिंबल क्या होता है, ये इस टाइप का सिंबल होता है, अमीटर पॉजिटिव नेगेटिव। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, अमीटर का जो कनेक्शन होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वो कैसा होता है, सीरीज कनेक्शन होता है। फोर्थ पॉइंट बच्चों इसमें आपको याद रखना है कि जो अमीटर होता है ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस। रीजन क्या है, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी सर्किट में जो फ्लो होने वाला जो करंट उसको एक्चुअल करंट को ये मेजर करे, और एक्चुअल करंट बच्चों तभी मेजर होगा जब वो क्या करे, उसका मिनिमम रेजिस्टेंस हो। यानी हम चाहते हैं कि मैक्सिमम करंट शुड पास थ्रू द अमीटर, मैक्सिमम करंट पास होना चाहिए अमीटर से, तभी वो क्या करेगा, एक्चुअल करंट को मेजर कर पाएगा, और ये तभी पॉसिबल जब रेजिस्टेंस क्या हो, लो। तो अमीटर में हमको ये पॉइंट याद रखना है। ओके, अब देखो इसी में एक और डिवाइस हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर। तो देखो वोल्ट मीटर जस्ट इसका अपोजिट है। अगर बात की जाए कि क्या मेजर करता है, तो आप बताओगे बच्चों ये मेजर करता है वोल्टेज को मेजर करता है, वोल्टेज बोल सकते हो, वोल्टेज डिफरेंस बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो, इनका आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर बात करें इसके सिंबल की तो देखो बहुत सिंपल सा है, सर्कल बनाना है, बीच में वी लिख देना, पॉजिटिव नेगेटिव लिख देना। थर्ड बच्चों इसमें ध्यान रखना है कि इसको कनेक्शन कैसे करते हैं, याद रखिएगा इसका सर्किट में पैरेलल कनेक्शन होता है। कैसा कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन। और जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना तो ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है बच्चों, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। ओके, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस में देखो बच्चों अपन इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इस वोल्टमीटर से कुछ करंट पास हो। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि इसका मिनिमम इसके अंदर क्या हो, करंट हो, क्या हो, मिनिमम करंट इसमें से पास, बस इतना ही करंट पास करे कि ये वर्क कर सके। अदरवाइज हम चाहेंगे कि ये क्या हो, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। इसलिए कहते हैं ये हाई रेजिस्टेंस क्या कि मिनिमम करंट शुड पास थ्रू द वोल्टमीटर, कम से कम करंट पास होना चाहिए। ये इसके हमारे पास रीजन है जो आप लोग क्या करना है, ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारे पास वोल्टमीटर का। अब देखो इसी में देखो एक और डिवाइस हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस, वो है बच्चों रियोस्टेट। क्या है, रियोस्टेट। देखो रियोस्टेट में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, तो रियोस्टेट को बच्चों अपन एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर, रेजिस्टेंस है ना, वेरिएबल रजिस्टर मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है। इसका सिंबल कैसा होता है, इसका सिंबल बच्चों कुछ इस टाइप से होता है, ये इस टाइप से इसका सिंबल होता है, ऐसे भी अपन इसका सिंबल बनाते हैं, और साथ में बच्चों इसको इस तरीके से सिंबल बनाते हैं कि एक रेजिस्टेंस बना दिया और बीच में क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, काम क्या होता है बच्चों, देखो नाम से मालूम चलता है कि ये क्या करता है, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को वेरी करने में काम आता है। रेजिस्टेंस को वेरी करने वाला रेजिस्टेंस है ना, यानी क्या करता है, वेरी दी रेजिस्टेंस है ना, वेरी रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करने में काम आता है। अब बात आती है सर रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करने से क्या फायदा है, फायदा है बच्चों, क्योंकि कभी कभी हम चाहते हैं कि किसी सर्किट में करंट क्या हो, ज्यादा फ्लो हो, और कभी कभी चाहते हैं हम करंट कम फ्लो। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे हमको पता है, देखो फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो, चलो यहीं पे लिख देते हैं। अपन जानते हैं कि जो करंट होता है, करंट इज इक्वल टू होता है V अपॉन R, यही तो होता है। अगर मैं कहता हूँ कि V कांस्टेंट है, V को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करंट होगा वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी किसी सर्किट में रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ना, करंट उतना ही कम होगा। यही काम करता है रियोस्टेट। अगर हमको क्या करना होता है कि भाई रियोस्टेट में अगर रेजिस्टेंस को करंट को अगर कम करना है तो हम रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, और करंट अगर ज्यादा करना है तो रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये किसकी हेल्प से, रियोस्टेट की हेल्प से। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। एक लास्ट बच्चों एक और याद रखना आपको, वो होता है बच्चों बैटरी या फिर सेल। सेल और बैटरी का देखो काम क्या है, इनका सिंपल सा काम है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना, मेंटेन मतलब ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो या वोल्टेज बोल दो, उनको मेंटेन करने का काम करते हैं। ये सिंपल सा हमारे पास में पॉइंट है, मतलब ध्यान रख लोगे। चलिए, तो ये हुआ बच्चों हमारे पास में मैचिंग डिवाइस पर पॉइंट हुए। अब देखो यहाँ पर आगे हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है ना,
5th नंबर का टॉप पॉइंट बनता है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आपका। अब 5th टॉपिक आपका बन सकता है बच्चों ग्राफ के ऊपर। किससे बन सकता है? ग्राफ। तो देखो इस चैप्टर के अंदर बेस्ट दो ही टाइप के ग्राफ है, मतलब टाइप ग्राफ तो टाइप एक ही है। किसके बीच में? ओम्स लॉ वाला, वी और आई के बीच में। तो देखो बहुत ही सिंपल सा है, अगर ग्राफ बच्चों देखो वी और आई के बीच में ग्राफ है, तो उस केस में जो पोटेंशियल मतलब कि जो ग्राफ बन के आता है वो कैसे बन जाता है? स्ट्रेट लाइन बन जाता है। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि भी वी और आई के बीच में ग्राफ कैसे बनता है, तो समझ जाना कहना स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वी आई ग्राफ में स्ट्रेट लाइन, ये जो ग्राफ है किसको इंडिकेट करता है? ये जो स्लोप है, ये स्लोप किसको इंडिकेट करता है? ये रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है। यानी कि आप यहां पे लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस इन वी आई ग्राफ है ना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। ठीक है ना? तो ये स्लोप जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब एक सिंगल वायर के लिए बनाना है तो अपन ऐसे बना सकते हैं, लेकिन अगर वायर अगर ज्यादा हो, यानी 2-3 वायर हो, एक तो वायर ये ले लेते हैं अपन 1, एक ये 2 और एक और वायर लेते हैं 3। अगर इसमें पूछा जाए कि किस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो बहुत इजी है, जिस वायर का स्लोप जितना ज्यादा होगा ना, उस वायर का रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। स्लोप मतलब कि ढाल, ढलान। तो यहाँ पर ढलान किसका ज्यादा है? इसका ढलान कम है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा और भी ज्यादा है। तो जिसका ढलान सबसे ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो बच्चों इस डायग्राफ के अंदर जो R3 रहने वाला है वो R2 और R1 से क्या रहने वाला है? ज्यादा रहने वाला है। ये एक सिंपल सा। इसी बीच देखो एक और ग्राफ है जो आप लोग ध्यान में, देखो अगर वी आई ग्राफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो आई वी ग्राफ आ जाए ना, तो अपने कान को बिल्कुल, कान और आंखों को बिल्कुल ना बिल्कुल फोकस रह जाना, बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर गलत होने के चांसेस बढ़ते हैं और यहीं पर नंबर कटते हैं आपके। तो देखो ध्यान रखना, अगर हमारा ग्राफ आई और वी के बीच में ना, तो इस केस में अगर आपको बोला जाए कि भी ग्राफ कैसे बन के आता है, तो बनेगा तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे भी कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि इस आईवी ग्राफ के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो होगा स्लोप ऑफ ग्राफ के ना, जो स्लोप बनेगा ना उस स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब स्लोप जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उस वायर का उतना ही कम होगा। एक सिंगल वायर के लिए पूछे तो ऐसा बना दो, अगर 3 वायर के लिए पूछे, 2 और 3 वायर के लिए पूछे, तो एक दो लाइन और बना दो, ये बना दिया। तो ये वायर 1, ये वायर 2 और वायर 3। तो अब देखो स्लोप जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस उसका कम, स्लोप सबसे ज्यादा किसका? 3 का ना, तो इसका मतलब समझ लेना इसके लिए जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो सबसे कम रहने वाला है। यानी मैं यहाँ पर लिखूंगा इस डायग्राफ के लिए कि R3 इज लेस देन टू R2 लेस देन R1। ये एक सिंपल सा है जो आप लोग क्या करना है, ध्यान रखना। तो याद रख लोगे क्या? रख लोगे? चलिए अब देखो इसके अंदर देखो 6 हमारे पास में टॉपिक बनता है, 6 टॉपिक बनता है बच्चों डिफरेंस किसके बीच में? रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अगर आपको पूछा जाए कि भाई रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है, तो देखो वो डिफरेंस आप बता सकते हो। देखो इनका मतलब क्या है ये भी समझ लो। देखो हालांकि है तो दोनों प्रॉपर्टीज है, ये भी किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ये भी किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। डिफरेंस आप कैसे बता सकते हो? डिपेंडेंसी में बता सकते हो कि ये किस पर डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड करता है, उससे एक डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो। देखो जो रेजिस्टेंस होता है ना बच्चों, ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। ज्योमेट्री बोले तो लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। हम तो वही लेंथ एरिया शेप हो गया आपके ना, ज्योमेट्री में लिख देते हैं ज्योमेट्री। तो लेंथ एरिया ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, जबकि यहां पर क्या आता है बच्चों, ना ये लेंथ पे डिपेंड करता है, ना एरिया पे डिपेंड करता है, ना ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। ओके, सेकंड जो डिफरेंस बच्चों आप लोग यूनिट का लिख सकते हो, इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है, जबकि इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम मीटर होती है। ये आप लोग बता सकते हो। दो मेजर यहाँ पे डिफरेंस है यहाँ पे। सिमिलरिटी की बात करते हो तो सिमिलरिटी यहाँ पे क्या कह सकते हो कि देखो ये भी मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और ये भी क्या करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। दोनों दोनों डिपेंड करते हैं। और इसके अलावा बच्चों अगर बात करें तो रेजिस्टेंस जो है ना, ये और किस पे डिपेंड, मतलब रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और जो रेजिस्टिविटी होती है ये भी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ये आपका पॉइंट है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन यहां से बनता है, भले आपसे डिफरेंस पूछे ना पूछे, आपसे इस तरीके से पूछा सकता है कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आप ये फैक्टर बता सकते हो। रेजिस्टिविटी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो आप ये बता सकते हो आप लोग। ओके, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास में 6 है टॉपिक। अब इसके बाद में हमारे पास में बचता है लास्ट टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल यहां से बनते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेना आपको। और न्यूमेरिकल वो ही स्टूडेंट कर पाएगा जिसके क्या होंगे? फॉर्मूले याद होंगे। तो अब 7th पॉइंट के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिक फॉर्मूला, जहां से क्वेश्चन
डायरेक्ट बनते हैं। और क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, फॉर्मूले पे ध्यान रखना, क्वेश्चन 100% बनने और 100% बनते ही है। अगर इसको छोड़ के जाओगे तो नंबर कटवा के आओगे, इसी पे ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए, तो फॉर्मूला आपको याद रखना, और याद भी कैसे रखना है, टिप्स पे याद रखना। आपको फिंगर टिप्स पे आपको याद रखना है कि भाई कौन सी क्वांटिटी लिए कौन सा फॉर्मूला पर यूज करते हैं, हर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए देखो किस तरीके से याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है। पहला जो फॉर्मूला था बच्चों, देखो यहाँ पर 7th लास्ट टॉपिक है फॉर्मूलाज का, फॉर्मूले का, ठीक है। देखो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, सबसे पहला आता है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज का। अगर चार्ज फाइंड करने के लिए पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन, जहां से न्यूमेरिकल बहुत कम बनने के चांसेस है। दूसरा फॉर्मूला बच्चों I इज इक्वल टू Q अपॉन T, करंट का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक करंट का। Q यहाँ पे चार्ज है, T यहाँ पे टाइम है, N यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पूछ रहे हैं कि N यहाँ पे क्या है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। इसके बाद में करंट पूछे तो ये Q अपॉन T हो जाएगा। थर्ड आता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, अगर दो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, अगर आपको VA VB दे रखा है, VA की वैल्यू दे रखी है, VB की वैल्यू दे रखी है, तो उनका डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो, W अपॉन Q से। तो आपके पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज का ये फॉर्मूला भी बनता है, और एक फॉर्मूला आपका ये भी बनता है डायरेक्ट, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। दोनों यहाँ पे सही है, ठीक है। ये आप लोग कर लोगे। वर्क यहाँ पे W आपको दे रखा होगा, जूल में दे रखा होगा, Q यहाँ पे चार्ज में दे रखा होगा, और आपसे क्या पूछेगा, वहां पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा। फोर्थ जो फॉर्मूला बनता है बच्चों ओम्स लॉ पे बनता है, यानी कि V इज इक्वल टू I R। अब I यहाँ पे करंट है, R यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है। फिफ्थ फॉर्मूला बनता है बच्चों रेजिस्टेंस का। अगर आपको वायर की लेंथ दे दे, और आपको वायर की रेजिस्टिविटी दे दे, और वायर का एरिया दे दे, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। ये तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और यहीं से बच्चों अगर रेजिस्टिविटी पूछे, इसका अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या जाएगा, R इनटू A अपॉन में क्या जाएगा बच्चों, L आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में किसका फॉर्मूला हो गया, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद अपन बात करें 7th फॉर्मूला जो होता है बच्चों हमारे पास में, ये होता है हमारे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन का मैं लास्ट में कवर करूंगा। पहले आप ले लो पावर का। तो पावर का मेन फॉर्मूला जो आपको याद रखना, P इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इससे से आप लोग और फॉर्मूले बना सकते हो। अगर देखो इस V की जगह मैं IR लिख दूं, अगर ना ये वाला, अगर इस V की जगह अपन IR लिखें तो देखो ये फॉर्मूला एक और क्या बन के जाएगा, V इज इक्वल टू I स्क्वायर R। एक और फॉर्मूला बनता है बच्चों, अगर इस I की जगह अगर आप लोग क्या लिखो, V अपॉन R, तो यहां से I का फॉर्मूला क्या बना सकते हो, R को अपॉन में जाओ तो V अपॉन R बन जाएगा। यानी यहां पर अगर मैं क्या करूं, I इज इक्वल टू V अपॉन R, मतलब ये जो फॉर्मूला ना, इस फॉर्मूला अगर मैं I अपॉन V अपॉन R लिख दूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, V और ये V एको आ जाएगा, तो V स्क्वायर अपॉन R। तो ये हुआ बच्चों हमारे पास में किसका फॉर्मूला हुआ, पावर का फॉर्मूला है। पावर दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने बोल दिया ऐसा, तो ऐसा मैं बोल दिया, देखो आप लोग इस टाइप से भी याद कर सकते हो, पता हो जाएगा ही ध्यान, बस यही था। चलो अब इसके बाद में देखो जो 8th फॉर्मूला आता है बच्चों, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और वो होता है हीट एनर्जी H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। अगर आपको करंट दे दे, रेजिस्टेंस दे दे और टाइम दे दे, तो आपको हीट एनर्जी निकालने के लिए पूरा कहना, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला कर देना। ध्यान रखना T जो यहाँ पे यूज करोगे वो किस में लोगे, आप लोग सेकंड में लोगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना। 9th फॉर्मूला जो बच्चों आता है वो आता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है बच्चों पावर, पावर बोले तो किलोवाट में, और इनटू टाइम, टाइम बोले तो आवर। तो अब इस फॉर्मूले को अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बताते हैं। मैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ कि भाई अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है तो क्या करो कि जितने भी अप्लायंस दे रखे ना, उनकी क्या कर लो, टोटल पावर निकाल लो। अब देखो ध्यान रखना, आपको जो क्वेश्चन में होगा ना, क्वेश्चन में आपको पावर वाट में दे रखी होगी, लेकिन आप लोग क्या करोगे, इस वाट को किलोवाट में चेंज करोगे। और वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। और जैसे वाट में 1000 का डिवाइड करोगे तो किस में चेंज जाएगा, किलोवाट में, और किलोवाट वाली वैल्यू दे। अगर एक अप्लायंस है तो एक उसकी पावर ले लो। अगर हमारे पास में 2 या 3 या 4 5 अगर अप्लायंस है तो उसको क्या कर दो, 2 3 जितने भी अप्लायंस उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कुल मिलाकर टोटल पावर लेनी है। क्या लेनी है, टोटल पावर। टोटल पावर के लिए अपन जितने अप्लायंस होंगे उनसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। टाइम, टाइम पे आप लोग कैसे में लोगे, आवर में लोगे। तो आवर में लेते समय इसका ध्यान रखना है कि आपको ये देखना है कि कितने मंथ है। बस ये मत ले लेना कि एक दिन के अंदर 8 घंटे काम कर रहा है तो बस वो 8 आवर लिया। ये भी देखना कि कितने दिनों तक ले रहा है, क्या वो 1 मंथ ले रहा है। अगर 1 मंथ बोले तो 30 डेज ले लेना आपको। तो कितने महीने तक यूज कर रहा है,
सभी टोटल आवर निकालना है आपको बस, ठीक है। अगर टोटल आवर मिल जाए, टोटल किलोवाट मिल जाए, पावर मिल जाए, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बांट जाएगी। रिलेशन यहाँ पर बच्चों एक जरूर याद रखना कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये किलोवाट आवर का जूल में रिलेशन है। और यही आपको ध्यान रखना बच्चों, 1 किलोवाट आवर जो होता है ना, वो 1 यूनिट के इक्वल होता है। जो ग्राम में अपन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट यूज करते हैं ना, वो यूनिट यूज करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट होता है। ये आप लोग क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास में 10th है, लास्ट फॉर्मूला आ जाते हैं बच्चों हमारे पास में कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट अगर हमको फाइंड करना, तो देखो आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो। कौन सा कॉम्बिनेशन हो, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो अपन डायरेक्ट, जैसे हमारे पास में 2 3 4 अगर हमारे पास में रजिस्टर लगा रखे और सबका रेजिस्टेंस दर R1 R2 R3, और अगर आपसे कहा जाए कि बताओ इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हो, सिंपल सा, सबको क्या कर दो आप लोग, ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड बस। और वहीं बच्चों अगर आपको कहते हैं कि भी सबका रेजिस्टेंस सेम है, भाई इसका भी आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, तो आपको क्या करना है, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, एन इंटू आर। एन क्या है बच्चों, यहाँ पर एन है नंबर ऑफ रजिस्टर, कि यहाँ पर कितने रजिस्टर है। अगर 3 रजिस्टर है तो 3 लिख देंगे, और आर की वैल्यू आपको दे रखी है वो लिख दोगे, समझ ना। अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है तो ये फॉर्मूला यूज करना, अगर रेजिस्टेंस सेम है तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब देखो इसका 11th फॉर्मूला आता है आर इक्विवेलेंट का, और वो कब बच्चों, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करोगे आप लोग, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना, देखो अगर हमारे पास में कुछ इस टाइप से रजिस्टर कनेक्ट हो, ठीक है, इस टाइप से, ये लीजिए, अभी मैं तो यहाँ पे कितने ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ। अगर 3 में सबका रेजिस्टेंस दे रखा R1 R2 R3 दे रखा है, और कहे कि बताओ आर इक्विवेलेंट फाइंड कीजिए, तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करने का तरीका क्या है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला से यूज करना, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर और आगे और आते तो अपन उसको क्या कर देंगे, और ऐड कर देंगे, है ना। तो देखो अगर 3 दे रखे तो अपन ये यूज करेंगे, लेकिन अगर 3 नहीं हो बल्कि कितने हो हमारे पास में, 2 ही हो, तो 2 के लिए मैं क्या करता हूं, इसको चलो यहां पर कवर करते हैं। देखो यहां पर दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है, क्या दिख रहा है। तो देखो अगर आपको कह दिया जाए कि भाई हमारे पास में 3 रजिस्टर नहीं है बल्कि 2 ही रजिस्टर है, और ऐसे बच्चों अगर आपको क्या कहा जाए कि बताओ इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, अगर इसका R1 है, इसका R2 है, तो बताओ आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो बहुत इजी है, आर इक्विवेलेंट देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना। जब कभी भी 2 रजिस्टर्स हो, दोनों का रेजिस्टेंस डिफरेंट हो, तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। ओके, अब देखो अगर यही हमारे पास में जितने भी रजिस्टर है सब पैरेलल में कनेक्ट हो, और हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या हो बच्चों, सेम हो, इसका भी आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, और एक और ले लिया, इसका भी आर है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर, ईच रजिस्टर इज आर। तो हम आर इक्विवेलेंट कैसे पाया करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय एम। हियर एम रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रजिस्टर्स। अगर 4 रजिस्टर्स है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो समझ में आया आप लोग, बहुत इजी है, ये आपको ध्यान रखने हैं, डायरेक्ट करने में आपके काम आएंगे। तो ये हो गए बच्चों हमारे पास में कंप्लीट इस चैप्टर के फॉर्मूला। ये सारे बच्चों फॉर्मूला आपको याद रखना है, इनको आपको टिप्स पे याद रखना है। अगर टिप्स पे याद होंगे तो आप लोग क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, और अगर आप लोग सिर्फ फॉर्मूला भी लिख के आते हो ना, तब भी क्या कर जाओगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। तो फॉर्मूले पे आपके न्यूमेरिकल 101% बनते हैं। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल तो कौन से करने हैं, आपको आपके एनसीईआरटी के जो भी इंटेक्स क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल, जो एग्जांपल है वो न्यूमेरिकल, और जो बेक एक्सरसाइज है उसके न्यूमेरिकल, यानी कि सारे क्वेश्चन हमको करने हैं, ठीक है। और एक बार देखते देखो हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं आए तो देखो मैंने वीडियो बना रखे पूरे इलेक्ट्रिसिटी ऊपर कंप्लीट रिवाइज करा चुका, मतलब पूरा कंप्लीट आपको चैप्टर मतलब टॉपिक वाइज एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट बना रखी, आप लोग जाकर देख सकते हो। तो यही है हमारे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। तो देखो बच्चों, आई होप ये चैप्टर, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा ना तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, उनको भी बताना, ताकि वो भी क्या कर सके, इस लेक्चर का बेनिफिट उठा सके। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, उस पर क्लिक करना और अपना डाउट शेयर कर देना। ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।